हेलो दोस्तों, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एनसीईआरटी क्लास सेवेंथ साइंस के अंतर्गत हम लेसन 5 अम्ल और क्षार, अम्ल क्षारक और लवण, इसको पार्ट 1 में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं और इसी के आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और आज इस लेसन को पूरा पढ़ लेंगे। चलिए देखते हैं। अम्ल क्षार और ये हो गया था, यहाँ से ये भी हो गया था। लिटमस, नीला लिटमस, लाल लिटमस। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि गुलहड़ के पुष्प की सहायता से हम किस प्रकार अम्ल और क्षार को पहचान सकते हैं। बताया गया था कि गुलहड़ की जो पुष्प की पंखुड़ियाँ होती हैं, ये अम्लीय विलयन के साथ क्या होता है, अम्लीय विलयनों के साथ ये कैसी हो जाती हैं, गहरी गुलाबी हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, गहरी गुलाबी। जबकि क्षारीय विलयन के साथ ये कैसी हो जाती हैं, कैसा रंग हो जाता है, हरा हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए आगे देखते हैं। ये अम्ल है, ये क्षार, ये सूचक है और ये क्षारक है। ये यहाँ पर गुलहड़ की कुछ पंखुड़ियाँ हैं। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर। कॉफ़ी का रंग भूरा होता है और स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। अम्ल है या क्षार, प्रश्न ही। कॉफ़ी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा। अम्ल है या है क्षार, प्रश्न बड़ा ही है दुश्वार। स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण के हो ज्ञान। बिना परीक्षण के हो ज्ञान, बिना परीक्षण होना ज्ञान। सॉरी, बिना परीक्षण होना ज्ञान। अब यहाँ पर एक समस्या बताई गई है कि कॉफ़ी का रंग तो भूरा है लेकिन स्वाद कड़वा है, और यह अम्ल है या क्षार, ये कैसे पता किया जाए। तो इसका एक ही उपाय है कि इसका परीक्षण किया जाए, और बिना परीक्षण के यह संभव नहीं है। अब देखते हैं क्रियाकलाप। शिक्षक या शिक्षिका ने शिक्षक शिक्षिका से अपेक्षित है कि वे अपने विद्यालय की प्रयोगशाला अथवा आसपास के किसी विद्यालय से निम्नलिखित रसायनों के तनु विलयन लें, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको चूने का पानी भी कहते हैं। इसको चूने का पानी भी कहते हैं। इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए और अपने प्रेक्षण 5.5 सारणी में लिखिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ लिटमस पत्र पर कैसा प्रभाव पड़ता है, हल्दी के साथ और इन सब के साथ। चेतावनी इसमें दी हुई है। चेतावनी को जरूर ध्यान रखें कि प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं। ये कैसे होते हैं, संक्षारक प्रकृति के होते हैं, जो त्वचा से जलन उत्पन्न करते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं। अम्ल क्षार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब है उदासीनीकरण। हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षारक जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। आइए अब यह देखें कि अब किसी अम्ल को किसी क्षार में मिलाया जाता है तो क्या होता है। अब किसी अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया। इसे कहते हैं फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन भी एक प्रकार का
सूचक होता है यानी इंडिकेटर होता है, जिसकी सहायता से भी हम अम्ल, क्षार और उदासीन का परीक्षण कर सकते हैं। क्योंकि फिनाप्थलीन एक रसायन होता है। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। किसी परख नली के 1/4 भाग को तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। इसका रंग नोट करिए। फिनाप्थलीन विलयन के रंग को भी नोट करिए और सूचक की 2 से 3 बूंदें क्या करें, अम्ल में मिलाएं, जैसा कि इस चित्र में देखा जा सकता है। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको रंग में कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है? अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए। जो अम्लीय HCl है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या करिए, 1 बूंद डालिए। परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखें कि जब तक हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। ठीक है। अब इसे तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाइए। आप क्या देखते हैं कि क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है? फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है। स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनाप्थलीन गुलाबी रंग देता है। याद रखिएगा कि जब विलयन क्षारीय होगा तो फिनाप्थलीन कैसा रंग देगा? गुलाबी देगा। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन हो जाता है। कैसा होता है? रंगहीन, यानी कोई भी रंग नहीं होता है, यानी रंगहीन हो जाता है, बिना रंग का हो जाता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन को मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। यानी जब अम्ल और क्षार को एक दूसरे में मिलाया जाता है तो क्या होता है, एक दूसरे के प्रभाव को, यानी अम्ल और क्षार का जो गुण होता है उसको नष्ट कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षार के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय होती है और ना ही क्षारकीय होती है। याद रखिएगा कि जब अम्ल और क्षार को आपस में ही मिला दिया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, जिससे प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारकीय रहती है। दूसरों शब्दों में अगर समझा जाए तो अम्ल व क्षार दोनों की ही प्रकृति क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, यानी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय होता है। इसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण के द्वारा के तत्काल बाद परख नली को स्पर्श करें क्या अनुभव होता है कि उदासीनीकरण की अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है। क्या होता है? सदैव ऊष्मा निकलती है, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है और जो मिश्रण होता है उसमें क्या हो जाता है, ताप बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा कि जब अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो अम्ल और क्षार दोनों के गुण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया के तहत जो क्रिया होती है उसमें से ऊष्मा निकलती है, यानी जिस पात्र में रखा जाता है उसको अगर आप छूकर देखेंगे तो वो गर्म हो जाता है। ठीक है। उदासीनी अभिक्रिया में एक नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? लवण कहलाता है। ये याद रखिएगा। जैसे नमक क्या है, एक लवण है। नमक क्या है, एक लवण है। लवण अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन प्रकृति का हो सकता है। लवण जो है वो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है कि किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। तो ये यहाँ पर डिफिनेशन दी हुई है कि जब किसी अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो जो प्रक्रिया होती है वो उदासीनीकरण होती है और इनमें से ऊष्मा के साथ साथ, ऊष्मा तो निर्मुक्त होती है यानी ऊष्मा निकलती है, साथ साथ लवण और जल भी निर्मित होते हैं। लवण और जल भी निर्मित होते हैं। तो यह प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। कुछ और भी जानकारी है
क्या आप अम्ल वर्षा से परिचित हैं? अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन। जब क्या आपने कभी अम्ल वर्षा से क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं, वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिल अम्ल, कार्बन के साथ घुलकर कार्बोनिल अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। तो अम्ल वर्षा से मुख्यतः इमारतें होता है। देखा होगा कि जो ताजमहल है उसका रंग हल्का काला पड़ने लगा है, वो किसके कारण है? अम्ल वर्षा के ही कारण है। कैसा है? अम्ल वर्षा के ही कारण है। यहाँ पर उदासीनीकरण की प्रक्रिया समझाई गई है कि अम्ल और क्षार को आपस में मिलाया जाता है तो लवण बनता है और जल बनता है, जबकि ऊष्मा क्या हो जाती है? निर्मुक्त हो जाती है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। आप जानते हो नमक का सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। और जल बनता है और ऊष्मा का क्या होता है? ऊष्मा निर्मुक्त होती है। बूझों ने चूने के पानी में तन सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया। अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा या ठंडा? तो चूने का पानी कैसा होता है? क्षारीय होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो जाहिर सी बात है वो गर्म होगा। अब दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के कुछ उदाहरण हैं, जैसे अपाचन। देखा होगा कि कुछ लोगों का पाचन प्रक्रिया सही नहीं हो जाती है। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की अधिकता से अधिक मात्रा में होने से अपाचन हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हमें दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रत्यम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। तो इसीलिए चींटी के डंक, जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देती है। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जा सकता है, जिससे जिंक कार्बोनेट होता है। जिसमें क्या होता है? जिंक कार्बोनेट होता है। मृदा उपचार में भी इस तरीके के प्रयोग होते हैं, जैसे रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। जब हम ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे तो कैसी हो जाएंगी? अम्लीय हो जाएंगी। अथवा अत्यधिक क्षारीय हूँ। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय हो तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं, जैसे कंपोस्ट खाद। मृदा में अम्ल निर्मुक्त होते हैं जो क्षारकीय प्रकृति को क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। तो इस प्रकार से मृदा के उपचार में भी इसका यूज किया जाता है। कारखानों के अपशिष्ट में भी इसका यूज किया जाता है। अनेक कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों या नदियों में बहने दिया जाए तो विसर्जित किया जाए तो मछलियाँ और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों या नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थों से मिलाकर क्या कर दिया जाता है? उदासीन कर दिया जाता है। तो अम्ल, क्षार, लवण से संबंधित यह लेसन हमारा पूरा हो गया है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है, ये भी पढ़ लीजिए। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक अम्ल डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल
अथवा डीएनए होता है। यह शरीर के अनेक व्यक्तिगत गुणों जैसे हमारे रंग, रूप, आँखों के रंग, ऊंचाई आदि का निर्धारण करता है। सभी प्रोटीन जो कि हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं भी अमीनों के बने होते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाली वसा अम्ल होते हैं। हमारे शरीर में जो पाई जाने वाली वसा होती है वो भी क्या होते हैं, एक वसा अम्ल होते हैं। तो हमारा ये लेसन आज का पूरा हो गया। अब हम अगले लेसन यानी पार्ट 6 के बारे में विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो लगातार वीडियो को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए आप तक सूचना पहुंच जाए। और अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट बॉक्स में 2 शब्द लिखना जरूर लिखें। धन्यवाद।